Good morning, students. Have a nice day. And today we are going to start our new topic, that is BRICS. In the last session, we have discussed the various international organizations like European Union we have discussed, ASEAN we have discussed, SAARC we have discussed, and this is a new topic in your political science जो कि इसी सेशन में आपके ऐड किया गया है, that is BRICS. And in this session we will discuss अबाउट द ब्रिक्स के बारे में हम इस सेशन में जो है पढ़ेंगे. ब्रिक्स क्या है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रिक्स. एज द नेम सजेस्ट देयर आर 5 अल्फाबेट्स BRICS एंड ऑल 5 अल्फाबेट्स हम कह सकते हैं कि वो अपनी कंट्री का फर्स्ट जो नेम है, कंट्री नेम है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट है. Like B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for our own country India, C stands for China, and S stands for South Africa. So from here we can say that we have 5 countries in this organization BRICS. And what is the common between all these 5 countries? Like these are the fast moving or fast developing economies of the वर्ल्ड. ये जो 5 के 5 जो इकोनॉमीज हैं, जो 5 के 5 नेशंस हैं, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की. और ये भी बोला जाता है कि अगर ये सब इकट्ठा होकर काम करें एक डायरेक्शन में तो दे कैन चैलेंज द यूएस हेजेमोनी, और ये पांचों मिलकर जो है यूएस हेजेमोनी को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं आज के टाइम. सो हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में यहां पर देखेंगे ब्रिक्स की. बेसिकली जो आइडिया है ब्रिक्स का वो 2001 में ही आना स्टार्ट हो गया था. 2001 में एक आइडिया आना स्टार्ट हो गया था रिगार्डिंग ब्रिक्स कि भाई जो 5 नेशन हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, अगर वो इकट्ठा होकर एक ही डायरेक्शन में काम करें देन दे विल चैलेंज द यूएस हेजेमोनी. और वो डेवलपिंग कंट्रीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके बीच में जो एक ब्रिज है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं. तो 2001 से एक आइडिया आना स्टार्ट हुआ, और फाइनली 2001 में जो आइडिया स्टार्ट हुआ 2006 में जो है उसने एक अपना जो है हम कह सकते हैं कि वो जो आइडिया जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्रिक्स. तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो देखिए आप यहां पर आप देख सकते हैं कि एस गायब है. एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका नहीं है. सो इनिशियली इट वाज ब्रिक्स मींस देयर वर ओनली 4 नेशंस लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. 4 ही नेशन थे वहां पर स्टार्टिंग में. जब 2006 में जब जो है ये बना, इसकी फॉर्मेशन हुई, देन देयर वाज ओनली 4 नेशंस. और एस कब ऐड हुआ, ये ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना, एक 5th नेशन जो साउथ अफ्रीका है वो कब ऐड हो गया, वो ऐड हुआ 2010 में. जो है साउथ अफ्रीका भी इनके साथ आ गया और बन गया ब्रिक्स. एंड ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है ब्रिक्स के पास. सो ब्रिक्स है क्या क्या है ब्रिक्स के पास. अगर हम ब्रिक्स की बात करें, हम इन 5 नेशंस को जो है एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की जो हाफ पॉपुलेशन है वो यही है, ब्रिक्स में है. एज वी ऑल नो दैट इंडिया एंड चाइना द फर्स्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट country in the term of population are the member of BRICS. Then 1/4 of वर्ल्ड लैंड मास. अगर हम लैंड की भी बात करें, अगर हम बात करें कि कितनी जमीन इनके पास है, तो 1/4 ऑफ जो टोटल है वर्ल्ड की वो ब्रिक्स के पास है. 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. अगर पूरे वर्ल्ड की टोटल जीडीपी को हम देखें तो उसका भी 1/5 पार्ट जो है वो कहाँ है, ब्रिक्स के पास है. सो हम यहां से बोल सकते हैं कि इन 5 कंट्रीज के मिलने से जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो यहां से हम देख सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है. बिकॉज 5 के 5 जो कंट्री हैं वो डेवलपिंग हैं, फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी हम देखें तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि ब्रिक्स जो है एक काफी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे. और ये एक एस्टीमेट है, एक एस्टीमेट ये लगाया जाता है कि ब्रिक्स ओवरटेक G7. जो G7 ग्रुप है कंट्रीज का, जिसमें कि 7 कंट्रीज हैं यूनाइटेड
यूएस है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है एंड जापान, इनको मिलाकर जो एक ग्रुप बना है G7। ये एक एस्टिमेट है कि 2027 तक जो है ब्रिक्स जो है उनको ओवरटेक कर लेगा इकोनॉमिक उसमें जो है फ्रंट में। ब्रिक्स इन G7 कंट्रीज से जो है आगे निकल जाएगा। और ये भी एक एस्टिमेट है कि ब्रिक्स कैन कम्पीट यूएसए इफ दे वर्क विद द कंसेप्ट ऑफ वननेस। सॉरी, ये भी बोला जाता है कि ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं अगर ये इकट्ठा होकर काम करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, तो ये आने वाले टाइम में यूएस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये भी जो है एक एस्टिमेट है। सो फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स वी कैन से दैट ब्रिक्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स एक जो है काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर वो एक साथ मिलकर काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो वो वर्ल्ड लेवल पर काफी अच्छा जो है वी कैन से कि परफॉर्म कर सकते हैं और जो वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमीज हैं उनके साथ भी वो compete कर सकते हैं इजीली। अब हम कुछ समिट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स की, जो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स की जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समिट हुई, तो जो फर्स्ट समिट, ऑब्वियसली फर्स्ट समिट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट, क्योंकि तब तक जो है साउथ अफ्रीका नहीं आया था, बिकॉज जो फर्स्ट जो हुई थी वो 2009 में हुई थी और साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है, 2010 में ज्वाइन किया है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से द फर्स्ट ब्रिक्स समिट इंडिया की तरफ से। देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह अटेंडेड दिस समिट। उन्होंने इसको जो अटेंड किया था। ये कहां पर हुई थी, येकेटरिनबर्ग, रशिया की एक सिटी है येकेटरिनबर्ग, वहां पर जो है ब्रिक की जो है फर्स्ट समिट जो है वो 2009 में हुई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको अटेंड किया था। और यहां पर अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स और एजेंडाज को डिस्कस किया गया था फर्स्ट समिट में। जो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस किया गया था और हम कह सकते हैं कि उनको सेट किया गया था, वेरियस एजेंडाज को जो है यहां पर डिस्कस किया गया था। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है हम बात करें वो आए थे ब्रिक्स के, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला था ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को यहां पर जो है डिस्कस किया गया था एंड दे डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। और इन्होंने यहां पर डिस्कस किया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बेसिकली जो मेंबर नेशंस हैं, उनकी इकोनॉमी को जो है कैसे और ज्यादा जो है हम बूस्ट अप कर सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर जो है उनको और ज्यादा जो है ग्रो कर सकते हैं। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस थी उनको डिस्कस किया गया था। और रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे, जैसे IMF है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है। देखिए स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, एक चीज जो है वो चलती आ रही है। अभी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इनकी पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, उनको ध्यान में रख के ये अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। बट ब्रिक्स ने आकर जो है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की डिमांड की और लाइक एग्रीकल्चर पॉलिसीज के ऊपर जो है ब्रिक्स ने जो है इनके ऊपर जो है मीन्स अपना एजेंडा इनको रखा और जो है कुछ रिफॉर्म्स जो है इन्होंने डिमांड किए इनमें जो ये फाइनेंशियल वर्ल्ड लेवल के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और वी कैन से दैट कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में एक ब्रिज जो है इन्होंने जो है बिल्ड किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी भी इकोनॉमी जो है वो जो है ग्रो कर सके और ज्यादा अच्छे से जो है ग्रो कर सके। नेक्स्ट, बेटर कोऑपरेशन इन फ्यूचर, और इन्होंने आपस में डिसाइड किया सभी 4 नेशंस ने मिलके कि आने वाले फ्यूचर में हम जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे सो दैट हमारी जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को और ज्यादा जो है हम बूस्टअप कर सकें और जो फैसिलिटीज हैं या हमारे जो कंट्रीज में जो इश्यूज हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस कर सकें।
देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव सेट किया कि भाई सभी कंट्रीज मिलके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपनी अपनी कंट्री में उसको जो है अप करेंगे, और जो मेजर इश्यूज हैं पर्टिकुलरली चाहे वो स्लम्स को लेके हैं या फिर वो पॉवर्टी को लेके हैं या अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हैं, उनके ऊपर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है काम करेंगे। देन टू एस्टेब्लिश मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एस्टेब्लिश मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड विच वी हैव डिस्कस्ड, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने बताया है कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो प्रो वेस्टर्न कंट्रीज थी, लेकिन अब ब्रिक्स के आने से जो एक स्ट्रेंथ जो है इन कंट्रीज को जो है मिली थी, और ये चाहते थे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पॉलिसीज जो है वो इक्विटेबल हों, इक्वल हों सभी के लिए, और इस फ्रंट पर ये भी एक हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव था ब्रिक्स का। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, और ब्रिक्स ने जो काम किया वो एक ब्रिज का काम किया, किसके बीच में, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन दोनों के बीच में जो है एक ब्रिज का काम किया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन एजेंडा ऑफ द फर्स्ट समिट, और यू कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स। जब हम सेकंड समिट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पर वो जो है ब्राजील में हुई थी, 2010 में हुई थी, और साउथ अफ्रीका जो है वहां पे जो है ऐड हो गया था एज ए मेंबर ऑफ ब्रिक, और ब्रिक अब जो है वो क्या बन गया था, अब ब्रिक्स बन गया था, और 5 जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो वी कैन से दैट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो जो है अब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। सेकंड समिट में साउथ अफ्रीका ज्वाइन अ ब्रिक एंड इट बिकेम अ ब्रिक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट समिट के बारे में हम बात करते हैं, 6th समिट के बारे में हम बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। 6th समिट अब ब्राजील में हुई, 2014 में हुई, और यहां पर एक और इंस्टीट्यूशन इन 5 कंट्रीज ने मिलकर जो है एस्टेब्लिश किया, दैट वाज न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी हम इसको बोलते हैं, एनडीबी। यहां पर 2014 में बेसिकली क्या किया, 6th समिट में जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ही प्लेटफॉर्म पर ब्रिक्स नेशन ने अपना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश किया, और उसको नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ब्रिक्स कंट्रीज ने जो है यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश किया। ऑब्जेक्टिव क्या थे एनडीबी के, जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो कि क्रिएट किया था ब्रिक्स नेशंस ने, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे बेसिकली, तो मेन उसके ऑब्जेक्टिव्स थे टू सपोर्ट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थ्रू लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि भाई जो हमारे नेशंस हैं इनमें ग्रोथ ना रुके, इकोनॉमिक ग्रोथ ना रुके, और इस बैंक को जो मेन पर्पस था, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था एनडीबी का, दैट इज टू प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स 5 कंट्रीज में चल रहे हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करना, और लोन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड करने, सो दैट कि जो प्रोजेक्ट्स हैं इन 5 कंट्रीज में उनको एक फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड हो सके। सेकंड था कोऑपरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था स्टूडेंट्स कि जो एनडीबी है वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, एक बेटर रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, किसके बीच में, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ डील करेगा, और एक बेटर रिलेशन जो है उनके साथ एस्टेब्लिश करेगा, और पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंसर्न्स हैं उनको जो है ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके आगे रखेगा जाकर। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि एक ब्रिज का काम किया था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। तो सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक था उसका ये था कोऑपरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव जो एनडीबी का है वो है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट
फॉर प्रोजेक्ट्स। नॉट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, एनडीबी उनको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा वेरियस प्रोजेक्ट्स को। फाइनेंशियल के साथ साथ जो है उनको टेक्निकल सपोर्ट भी जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है प्रोवाइड करेगा वेरियस प्रोजेक्ट्स को इन ब्रिक्स नेशन। सो sorry student, so these were the three main objective of the National Development Bank. Clear? So now we will talk about some limitations of ब्रिक्स की कुछ लिमिटेशंस पे भी बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक में। लाइक यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर वननेस के कंसेप्ट पे अगर काम करें ब्रिक्स नेशन, एक साथ मिलकर काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। एस्टिमेट है कि 2027 तक G7 कंट्रीज को भी जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं जीडीपी में, इकोनॉमी में, और यूएस को भी जो है वो एक हम बोल रहे थे कि compete कर सकते हैं यूएस के साथ भी, ये भी हमने डिस्कस किया था। बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ वननेस। वो तभी पॉसिबल है जब वो एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करें, वननेस के कंसेप्ट पे काम करें। बट देयर आर सम लिमिटेशंस इन द ब्रिक्स ऑल्सो। ब्रिक्स में भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, वो क्या हैं? लाइक सबसे बड़ी तो यही है कि इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए इंडिया के जो है बाकी जो 3 नेशंस है, ब्राजील है, रशिया है और साउथ अफ्रीका, तीनों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। सो बेसिकली अगर ब्रिक्स में बात करें तो ये जो 2 कंट्रीज है ना, इंडिया एंड चाइना, सबसे बड़ी बात तो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं। दीज कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद वन अनदर, और इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं, कोई नए कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। तो ये जो इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, हम कह सकते हैं कि ये एक हर्डल क्रिएट कर रहा है किसमें, जो एम और ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स के, उसमें। लाइक इंडिया एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है अभी भी, अगर हम रिसेंटली बात करें तो अभी भी जो है हमारा बॉर्डर जो डिस्प्यूट जो है वो चाइना के साथ जो है वो लद्दाख रीजन में जो है अभी भी चल रहा है। और डेली न्यूज में आप देख सकते हैं कि चाइना और इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत टशल भी चलती रहती है आपस में, और पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर भी बहुत सारी जो है डिप्लोमेटिक जो है बातचीत जो है वो चलती रहती हैं। तो एक तो मेन कंसर्न ये है इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा जो है जो मेन है वो इंडिया और चाइना से ही रिलेटेड है। वैसे तो इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट की ही बात है, वो क्या है, क्लोजनेस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अब चाइना जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैज अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो बहुत पुराने उनके इश्यूज हैं, कश्मीर को लेके इशू है। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो और ऑब्वियसली इस चीज को लेकर जो है इंडिया जो है वो चाइना से जो है ज्यादा खुश नहीं है कि भाई वो हमारे जो बायलेटरल इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उसके बीच में उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और एक और जो इशू है वो है कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, क्योंकि उसको हम अपना हिस्सा मानते हैं ऑब्वियसली, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उनको पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी बोलते हैं। तो अब चाइना क्या कर रहा है, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना एक रोड बना रहा है थ्रू जो है पीओके, और पाकिस्तान से अपने आप को लिंक कर रहा है, जिसको लेकर इंडिया जो है उसको जो है उसके अगेंस्ट है। और इंडिया बिकॉज क्योंकि पीओके है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वो एक इंडिया उसके ऊपर अपना क्लेम करता है स्टार्टिंग से ही। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही चाइना को कह रहा है कि आप ये डिस्प्यूटेड एरिया है, आप इसके अंदर से कोई भी इस टाइप की जो है मूवमेंट ना करें, और ना ही कोई रोड जो है यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट करें। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि ब्रिक्स की में भी एक तरह से जो है हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स लिमिटेशंस थी कुछ ब्रिक्स की। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रिक्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिक्स। न्यू टॉपिक है, आपके सिलेबस में नया आया है, तो ये जो है इतना इनफ है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से आप स्टडी करें, वॉच करें वीडियो को, और अगर कोई इफ यू हैव एनी डाउट तो आप हम डाउट लें मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।